हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है सूक्ष्म जीवों का संसार यानी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें पिछले 2 वीडियोज में हम लोग पहले वीडियो में जाने थे कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, फिर सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया था जिसमें हम समझे थे शैवाल यानी एल्गी, फिर कवक यानी फंगस, उसके बाद बैक्टीरिया और फिर प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में समझे थे। वायरस के बारे में भी आपको बताया गया था। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे माइक्रोस्कोप के बारे में यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में, किस प्रकार माइक्रोस्कोप की सहायता से हम अत्यंत सूक्ष्म जीव को बड़े आवर्धित आकार में देख पाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो देखिए, जनरली जब हमारे दिमाग में सूक्ष्म जीव, जब भी कोई हमसे बोलता है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वैसे ही हमारे मन में निगेटिव बातें आने लगती है कि सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, ये सब मतलब हमारे लिए हानिकारक है। ऐसी चीजें हमारे मन में आने लगती है, ये हमारे अंदर रोग उत्पन्न करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि इन मतलब सूक्ष्म जीवों के जो अद्भुत जगत है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमारे मित्र के रूप में रहते हैं, जो हमारे लिए काफी उपयोगी हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को मित्रवत सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। और देखिए, हमारे लिए किस किस प्रकार से उपयोगी है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग घरेलू कार्यों से लेकर औद्योगिक उत्पादन में, साथ ही साथ औषधि दवाओं के निर्माण में, कृषि क्षेत्र में तथा पर्यावरण की साफ सफाई इत्यादि में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों के सारे उपयोग के बारे में ही थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों का घरेलू उपयोग क्या है। तो देखिए, आप देखे होंगे कि जब दूध से दही बनाया जाता है, यानी दूध को जब दही में बदलना होता है या दूध से जब हमें पनीर बनाना होता है, तो किस प्रकार की एक्टिविटी होती है। आप कभी सोचे हैं कि दूध जो है थोड़े ही देर के बाद, 8-10 घंटे के बाद ही दूध जो है दही में किस प्रकार चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 2 लीटर दूध है और उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए, तो 8-10 घंटे में वो पूरे 2 लीटर दूध जो है दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका रीजन ये है कि दही में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाया जाता है और इस बैक्टीरिया का, दही में पाई जाने वाली बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और ये जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है, ये मतलब संपूर्ण दूध में फैलकर और उसे दही में परिवर्तित करने में सहायक होता है। सोचिए कि इस बर्तन में दूध भरा हुआ है और हम करेंगे क्या कि इस दूध में दही का अल्प मात्रा, थोड़ा सा भी अगर हम दही इसमें मिला देंगे, तो इस दही में लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है ये उपस्थित है। ये लैक्टोबैसिलस पूरे दूध में फैल जाएंगे और इस पूरे दूध को थोड़े ही देर में दही के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घरों में इसका यूज है। ठीक वैसे ही दूध से जब पनीर बनाना होता है, तो सूक्ष्म जीव के रिएक्शन के फलस्वरूप ही पनीर बना पाते हैं। या आप कभी आप लोगों में से सब कोई जरूर जलेबी खाए होंगे, भटूरा सबको ही खाया होगा। वही हम बात करें पावरोटी वगैरह का, केक वगैरह का, ये सारे जो खाद्य पदार्थ है, या इडली डोसा वगैरह का बात करें, तो ये सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों से रिएक्शन कराने के फलस्वरूप ही तैयार होता है। ये सारे जो खाद्य पदार्थ है आप सबने खाया होगा। और लेकिन क्या आप कभी इस बात को सोचे हैं कि इसको बनाए जाने से पहले कौन सी क्रिया होती है? तो देखिए, जैसे जलेबी ही, सिंपल जलेबी के बारे में अगर समझते हैं हम, तो जलेबी जब हमें बनाना होता है तो उसके लिए मैदा जो होता है, मैदा सान कर, और लगभग जलेबी बनाने से पहले 8-10 घंटा पहले ही मैदा तैयार कर लिया जाता है। मैदा को घोल लिया जाता है और उसको 8-10 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। और सोचिए, मैदा है, उसको घोल दिया गया, उसको गीला बना दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि 8-10 घंटे के अंदर उस पे बहुत से सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, कवक वगैरह लग जाएंगे। भोजपुरी में हम कहते हैं ना कि उस पे भुवरी लग जाता है। तो रियल मायने में वो जो सूक्ष्म जीव उसमें लगे हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्म जीव के वहां लगने से
लग जाने के बाद जब जलेबी बनाया जाएगा तो सबसे पहली चीज कि जब उसमें सूक्ष्म जीव लगेगा और उस मैदा में रिएक्शन करेगा तो जो मैदा है या आटा है, या जब इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए हम चावल को पीस कर और उसको घोलते हैं, तो मतलब कोई भी मटेरियल है उसको अगर 8-10 घंटे तक नमी युक्त बनाकर छोड़ दिया जाए तो उस पे सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, और सूक्ष्म जीव के लगने से सबसे पहले तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा, वह थोड़ा सा उसका मात्रा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जब जलेबी या इडली डोसा या भटूरा वगैरह हम बनाएंगे या पावरोटी वगैरह जब हम उसको उससे बनाएंगे तो फिर होगा क्या, वह फूलेगा, वह बहुत अधिक उसका आकार भी बढ़ेगा। जैसे अगर हम अभी मैदा मतलब मैदा में पानी डालकर और अभी उसको छानकर और अभी हम उससे जलेबी बनाएं तो फिर होगा क्या, वह ज़्यादा फूलेगा भी नहीं और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगेगा। लेकिन 8-10 घंटा तक छोड़ देने के बाद जब सूक्ष्म जीव उस पर रिएक्शन कर देंगे तो वह आयतन में भी बढ़ जाएगा। जब उससे जलेबी या इडली डोसा या फिर पावरोटी वगैरह बनाएंगे तो वह फूलेगा भी और साथ ही साथ वह ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक ही नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं और आगे चल के औद्योगिक उपयोग की। तो आप पहले बारी बारी से सबको समझिए। यह औद्योगिक उपयोग की अगर चर्चा किया जाए तो देखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारा मतलब औद्योगिक उपयोग भी है सूक्ष्म जीवों का। जैसे हम आपको बता दें कि किण्वन की प्रक्रिया के बारे में, किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में आप समझ लीजिए। तो रियल मायने में होता क्या है कि कल कारखानों में, उद्योगों में जहां शराब बनाया जाता है तो शराब बनाने की प्रक्रिया को ही हम किण्वन के नाम से जानते हैं, या एल्कोहल वगैरह या सिरका या एसिटिक एसिड वगैरह होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे एल्कोहल या एसिटिक एसिड वगैरह है, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो मतलब सिरका वगैरह है। तो ऐसे पदार्थों के निर्माण के लिए हम किण्वन के प्रक्रिया का सहायता लेते हैं, और रियल मायने में किण्वन भी सूक्ष्म जीवों के फलस्वरूप ही संपन्न हो पाती है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे सड़ा गला फल है, या फिर मतलब कुछ अनाज वगैरह है जो यूजलेस है, जो सड़ उड़ गया है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं हुआ या फिर जौ वगैरह है। तो इस प्रकार के मतलब जो मटेरियल होते हैं, ये जब इसको पहले तो कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है ऐसे, और जब इस पे सूक्ष्म जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं और जनरली इस पे ईस्ट नामक सूक्ष्म जीवों से रिएक्शन कराया जाता है। एक विशेष प्रकार के ये फंगस का नाम है ईस्ट, और जब ऐसे सूक्ष्म जीवों से इस पे रिएक्शन कराया जाता है तो यह बहुत जल्द ही इस पदार्थ को विघटित करके छोटे छोटे अणुओं में विघटित करके और इसे ऐसे पदार्थों में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और फिर इसी प्रक्रिया को हम किण्वन के नाम से जानते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ऐसा कल कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। तो सोचिए ऐसे पदार्थों के निर्माण के लिए उद्योगों में भी हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। अब इससे आगे बढ़े तो हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों का यूज जो है औषधीय रूप में भी किया जाता है, यानी दवाओं के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपको हम पिछले क्लास में बताए थे पेनिसिलियम नामक सूक्ष्म जीव के बारे में, तो हम वहीं पे आपको समझाए थे कि जो पेनिसिलियम है एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसे पेनिसिलिन, इससे होता क्या है कि इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाता है, एंटीबायोटिक जो है बनाया जाता है। मतलब एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में जनरली सूक्ष्म जीवों का यूज अधिक होता है। और एंटीबायोटिक दवाएं क्या होती है, तो देखिए जब भी हम दवा खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमें फीवर है, हम दवा खरीदने के लिए गए तो हमें फीवर का दवा मिलेगा और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर वाले हमें एक एंटीबायोटिक भी दे देता है। एंटीबायोटिक जो है उस दवा के साइड इफेक्ट से हमें रोकता है, बचाता है। तो फिर एंटीबायोटिक के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का ही अहम योगदान होता है। जैसे पेनिसिलियम नामक सूक्ष्म जीव से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। यही नहीं बल्कि और भी
बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जिससे एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है, या किसी भी, जैसे आप बात करेंगे मतलब कैप्सूल वगैरह की, जो हम कैप्सूल वगैरह खाते हैं अपने विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए, या फिर ड्रॉप वगैरह जो निर्माण होता है नाक कान या आंख वगैरह में डालने वाला, या फिर हम मतलब सिरप वगैरह जो पीते हैं, ये सारे जो है सूक्ष्म जीवों के रिएक्शन के फलस्वरूप ही तैयार करे जाते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। तो औषधि निर्माण में हम देख रहे हैं, या सबसे बड़ी चीज कि आप वैक्सीन का नाम सुनोगे, वैक्सीन निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। वैक्सीन निर्माण, वैक्सीन को ही हिंदी में हम बोलते हैं टीका। और देखिए मतलब हम देखते हैं कि बचपन में तो बहुत सारे टीके, मतलब जनरली 5 साल 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत सारे बीमारियों का टीका दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को टीकाकरण के नाम से जानते हैं, वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको समझा देते हैं कि टीकाकरण का मतलब क्या होता है, यानी वैक्सीनेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि क्या इसमें भी यूज किया जा रहा है सूक्ष्म जीवों का। तो देखिए होता क्या है कि आप देखे होंगे कि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो की दवा, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। मतलब 2-4 बूंद जो है पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को, और अभियान चलता है 2 बूंद जिंदगी का, सुने होंगे पोलियो कार्यक्रम, पोलियो पल्स कार्यक्रम के अंतर्गत। तो उसमें होता क्या है कि ये पोलियो का जो ड्रॉप तैयार किया गया रहता है, रियल मायने में ये किस प्रकार का मतलब दवा है। तो देखिए ये जो दवा बनता है, इसमें पोलियो का जो वायरस होता है, पोलियो वायरस, इसको अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में पोलियो वायरस को मिलाया जाता है। और पोलियो वायरस को यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के रसायनों के साथ मिक्स करके, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स के साथ मिक्स करके मिलाकर, और मिलाने के बाद जो है ये ड्रॉप तैयार होता है। और ये जो ड्रॉप है, ये जो दवा है, हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और यही दवा हमारे शरीर में जाकर एंटीबॉडीज का निर्माण कर देता है। और ये फिर यही एंटीबॉडीज जो है भविष्य में हमें इस रोग से बचाती है, यानी फ्यूचर में जब कभी भी हमारे शरीर में पोलियो वायरस का प्रवेश होगा, जिसके चलते हमें ये बीमारी होती है, तो फिर ये जो एंटीबॉडी पहले से ही हमारे शरीर में बना हुआ है, यह एंटीबॉडी उस पोलियो वायरस पे अटैक करेगा और फिर पोलियो वायरस को नष्ट कर देगा, जिससे हम ऐसे खतरनाक बीमारी से आसानी से बच जाएंगे। तो देखिए इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है, और टीकाकरण के माध्यम से भविष्य में होने वाली रोगों से हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अब लगे हाथ हम आपको बता दें कि सबसे पहले चेचक के टीका का खोज किया गया था, और चेचक के टीके का खोज जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और यही कारण है कि एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी इम्यूनोलॉजी जो है प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके फादर कौन है? एडवर्ड जेनर, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया था। और तब से यह साबित हुआ कि टीकाकरण जो है किसी भी बीमारी के मतलब भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी से हमें हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने में काफी सहायक है। तो देखिए हम यहाँ देख लिए कि किस प्रकार औषधीय उपयोग भी सूक्ष्म जीवों का किया जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कृषि में भी सूक्ष्म जीवों को समझेंगे। तो देखिए कृषि क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का यूज किया जाता है। और जनरली होता क्या है कि कृषि जब किसी खेत में हम कई वर्षों तक फसल उगाते रहते हैं एक ही प्रकार के फसल, तो होता क्या है कि उससे खेत में मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा
मतलब समाप्त हो जाती है। और ये जो नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त होती है खेतों से, अगर उन खेतों में फिर से नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करना है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे कुछ एल्गी के बारे में हम बताए थे आपको, ये नॉस्टक हुआ या एनाबिना हुआ या केल्प वगैरह हुआ। तो ये सब ऐसे शैवाल का नाम है जो मतलब जमीन में जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं फसल चक्रण के अंतर्गत, जहां पे आपको बताया जाएगा कि जब किसी भी खेत में लगातार 8-10 वर्षों तक एक ही प्रकार के फसल हम उगाते रहते हैं तो फिर मतलब कुछ समय बाद उस खेत से, उस मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उस मिट्टी की उर्वरता भी कम होने लगती है। तो फलस्वरूप हमें करना क्या पड़ता है कि उस मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक या दो फसल हम दलहन फसलों का लगाते हैं या तिलहन फसलें उगा लेते हैं। ये जैसे देखिएगा बहुत से एजुकेटेड फार्मर जो होते हैं मतलब लगातार 10 साल तक बो दिए धान एक खेत में और फिर 10 साल के बाद 1 साल अरहर उपजा दिए, मूंग का फसल लगा दिए, तो ये दलहन फसल है। और इससे फायदा क्या होता है, दलहन और तिलहन फसलों में जो है मतलब इसके जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जो है इसमें पाए जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव उस मिट्टी में नाइट्रोजन को फिर से फिक्स कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी जो है, मिट्टी की उर्वरता फिर से वापस लौट आती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का यूज कृषि कार्य में भी हो रहा है। अब यहाँ आइए आगे और हम बात करते हैं पर्यावरण की साफ सफाई में भी सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक हैं। तो लास्ट पॉइंट है जिसको हम समझने जा रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी, पर्यावरण की साफ सफाई में भी सूक्ष्म जीवों का अहम योगदान होता है। तो देखिए यहाँ किस प्रकार मतलब सूक्ष्म जीवों का योगदान है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे पदार्थ है, जैसे कागज हुआ या सब्जी का छिलका हुआ या फल का छिलका हुआ या पेड़ पौधों के पत्ते गिर रहे हैं या फिर जीव जंतुओं का मतलब अपशिष्ट है जैसे गोबर मलमूत्र वगैरह, ऐसे पदार्थों को हम यत्र तत्र जहां तहां फेंक दिए होते हैं। तो फिर होता क्या है कि ऐसे पदार्थों में यानी जो जनरली अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ जिसमें हम शामिल कर रहे हैं पशुओं के गोबर वगैरह को, पशुओं के गोबर या फिर पशुओं के मल मूत्र वगैरह को हम जिसमें शामिल कर रहे हैं, या और इसमें देखें तो पेड़ पौधों के पत्तियों वगैरह को शामिल किया जाए या फल या सब्जी का छिलका वगैरह भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। या फिर और आगे चलें तो यहाँ देखा जाए जैसे मान लीजिए कि कागज वगैरह वाला पदार्थ है या फिर मान लीजिए कि कोई मृत जंतु वगैरह है, कोई मरा हुआ जानवर वगैरह, तो ये पर्यावरण में अगर अत्र तत्र यहाँ जहाँ तहाँ फैले रहें तो फिर पर्यावरण जो है दूषित होने लगता है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन सूक्ष्म जीव करते क्या हैं कि ऐसे पदार्थों का विघटन करते हैं, ऐसे पदार्थों को विघटित करने का काम सूक्ष्म जीव ही करते हैं। यानी ऐसे पदार्थों को अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे महीन टुकड़ों में विभाजित करते हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म कण में विभाजित करके उससे जो उपयोगी मतलब गैसेस होता है, गैस होता है, उसको वायुमंडल में मुक्त करते या फिर मिट्टी में मिला देते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक ही हो जाता है एक तरह से, वो भी हमारे यूज में आ जाता है और साथ ही साथ मतलब पर्यावरण से इसका भी खात्मा हो जाता है, ये भी समाप्त हो जाता है, जिसके चलते पर्यावरण जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा रहता है, यानी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि सूक्ष्म जीव ही पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में भी सहायक है। तो देखिए आज की वीडियो में हम आपको समझाएं दैट कुछ उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं।
और क्यों हम इसे मित्रवत सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं या हमारे प्रयोग में आने वाले पदार्थों को बर्बाद करते हैं। तो वैसे सूक्ष्म जीवों के बारे में जिसे हम शत्रु सूक्ष्म जीव कहेंगे, अगले वीडियो में हम समझाएंगे।